आइए आज हम स्टडी करेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, यानी द्रवीय विलयन जो है उसके वाष्प दाब की स्टडी हम लोग आज करेंगे। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि विलयन द्रव है, गैस और ठोस नहीं है, केवल द्रवीय विलयन है। तो देखिए कह रहा है कि जब विलायक कोई द्रव होता है तो द्रवीय विलयन कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि विलायक की भौतिक अवस्था जो होती है, भौतिक अवस्था विलायक की, ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट की अगर भौतिक अवस्था ठोस है तो कहेंगे विलयन ठोस है। विलायक यानी सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था द्रव है तो कहेंगे विलयन द्रव है। विलायक यानी सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था गैस है तो कहेंगे विलयन गैसीय है। तो ध्यान दीजिए, अगर द्रवीय विलयन कह रहा है तो इसका मतलब विलायक हमारा जो सॉल्वेंट है वो द्रव है, यानी लिक्विड है। तो वही कह रहा है कि जब विलायक कोई द्रव होता है तो द्रवीय विलयन बनते हैं, इसको ध्यान देना। जब विलायक कोई द्रव होता है तो विलयन क्या बनते हैं? द्रवीय विलयन बनते हैं। विलेय एक गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। विलेय कुछ भी हो सकता है, गैस, द्रव या ठोस में से। विलायक द्रव है तो द्रवीय विलयन, विलायक ठोस है तो ठोसीय विलयन, विलायक गैस है तो गैसीय विलयन। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम कहते हैं कि विलयन ऐसा है। गैसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन हम पहले ही खंड 1.3.2 में कर चुके हैं। अब हम द्रवों और ठोसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन करेंगे। तो द्रव और ठोस जो होंगे विलेय यानी सॉल्यूट, उनके द्रवों में विलयनों का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब कि गैस वाला द्रवों में, यानी विलायक द्रव है और विलेय गैस है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसमें आगे हम ठोस और द्रव जिसमें होंगे विलेय यानी सॉल्यूट, तो उनके विलयन बनेंगे द्रव वाले विलायक में, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार के विलयनों में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। तो अगर ठोस या द्रव है, विलायक में मिला हुआ है और विलायक हमारा द्रव है तो द्रवीय विलयन कहेंगे। तो कह रहा है कि इसमें एक या अधिक कंपोनेंट यानी अवयव जो है वो वाष्पशील हो सकता है, यानी वाष्प बना सकता है, वेपर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो सामान्यतः द्रवीय विलायक वाष्पशील होते हैं। ध्यान दीजिए, सामान्यतः ऐसा होता है कि द्रवीय विलायक जो होते हैं, विलायक जिसमें द्रव हो यानी लिक्विड सॉल्वेंट हो, तो वो वाष्पशील होते हैं सामान्यतः, जनरली। तो विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। ध्यान दीजिए, जो सॉल्यूट होगा वो विलेय वाष्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होते हैं द्रवीय विलयन में, वो लगभग जो है वाष्पशील होते हैं सामान्यतः। हम यहाँ केवल द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे। द्विअंगी का मतलब जिसमें दो चीजें हों। विलेय विलायक में एक ही विलेय हो, एक से ज्यादा ना हो, और विलायक भी एक ही हो। अर्थात वे विलयन जिनमें दो अवयव होते हैं, यानी कि एक द्रव का द्रवों में विलयन या ठोस का द्रवों में विलयन। तो इस प्रकार का द्विअंगी का मतलब समझ लीजिए, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, गलत ना हो। द्विअंगी का मतलब दो अंग होंगे, द्रव का द्रव में या तो द्रव का ठोस में या ठोस का द्रव में, जैसा भी हो, केवल दो ही अंग होंगे, ये कहने का मतलब। अब देखिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं द्रव का द्रव में विलयन का वाष्प दाब। अभी द्रव का द्रव में, फिर ठोस का द्रव में, दो ही हमको अध्ययन करना है। गैस का द्रव में पीछे अध्ययन कर चुके हैं, खुद ही बता रहा है पुस्तक वाला। तो द्रव का द्रव में मतलब हमारा सॉल्यूट यानी विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है।
तो आइए हम दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करें और इसके दोनों अवयवों को 1 या 2 से संकेतित करें, 1 या 2 से अंकित करें। एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे तथा अंततः वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाएगा। तो कह रहा है एक बंद बर्तन ले लेते हैं, जैसे कोई कुकर ले ले मान लीजिए, उसकी सीटी हटा के उसको बंद कर दें, तो उसके अंदर क्या होगा कि चूंकि द्रव का द्रव में विलयन है तो कह रहा है कि दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे। एक बंद पात्र लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे, द्रव द्रव दोनों हैं तो दोनों वाष्पीकृत होंगे तथा अंततः वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य का मतलब इक्विलिब्रियम। जैसे आपने नदी के किनारे, गंगा के किनारे जाइए, जमुना के किनारे जाइए, तो आप देखेंगे कि उससे भाप निकलती है, मतलब कोहरा जैसे ऊपर छाया रहता है। तो कोहरा और नदी के पानी में साम्य रहता है, इक्विलिब्रियम। ज़्यादा कोहरा बनेगा तो बरस के फिर नदी में चला जाता है, और जैसे बरस के नदी में गया तो नदी में जाते ही फिर भाप बनती, तो भाप बन के फिर पानी में टपकता है। तो ये इस तरह से पानी भाप का साम्य बना रहता है, मतलब भाप लगातार पानी बनता रहता है और पानी लगातार भाप बनता रहता है। तो वही कह रहा है कि ये स्थितियां वाष्प और द्रव की आपस में साम्य स्थापित कर लेती हैं। अब कह रहा है मान लीजिए इस अवस्था में कुल दाब P कुल तथा अवयव 1 एवं 2 के आंशिक दाब क्रमशः P1 एवं P2 है। ध्यान दीजिए, कुल दाब और यहाँ पर देखिए आंशिक दाब शब्द लिखा है। तो ध्यान दीजिए आंशिक दाब का क्या मतलब होता है। आंशिक का मतलब एक अंश है पूरे दाब का। तो मान लीजिए 5 गैसें भरी हैं किसी बीकर में, उसको हम बंद कर दें तो 5 गैसों का कुल दाब तो कुल दाब हो जाएगा। उन 5 में से किसी एक का अगर लिखा जाए तो कहेंगे वो कितना बीकर में दाब डाल रही है, एक गैस, तो उसको कहेंगे ये आंशिक दाब है। तो ध्यान दीजिए कि आंशिक दाब का मतलब क्या है। जल्दी से लोग आंशिक दाब को नहीं समझ पाते। तो आंशिक दाब का मतलब अंश है जो पूरे दाब का, तो जितनी भी चीजें भरी हैं उनमें से एक कितना दाब डाल रहा है वो उसका आंशिक दाब है। तो इसको समझना है। अंग्रेजी में इसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो मान लीजिए 2 अवयव हैं तो P1 और P2 होंगे। तो P1 एक अपना आंशिक दाब है, P2 एक अपना आंशिक दाब है, और इन दोनों का दाब कुल दाब है। यह आंशिक वाष्प दाब अवयव 1 एवं 2 के मोल अंश क्रमशः x1 और x2 से संबंधित है। तो ये आंशिक दाब क्या है कि दोनों जो अवयव हैं 1 और 2 उनके मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन से आपस में संबंधित है। मोल फ्रैक्शन को 1 और 2 को x1 और x2 से लिखा गया। हमने बताया था या किताब में पीछे पढ़ा था कि मोल अंश को x1 व x2 से निर्धारित मतलब लिखा जाता है। अब देखिए एक फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्स ने इनके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। यह संबंध राउल्ट नियम के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये राउल्ट वैज्ञानिक थे एक जो है, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से समझा कि आंशिक दाब का इस मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन से क्या लेना देना है। तो उन्होंने एक वो पाया कि जो वाष्पशील द्रवों के विलयन है उनमें प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है वो विलयन में उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। बहुत गहराई से ध्यान दीजिए कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में, द्रवों के विलयन में, द्रव होना चाहिए, ठोसों का विलयन नहीं ना गैसों का, द्रवों के विलयन की बात कर रहे हैं राउल्ट। ध्यान दीजिए, परिभाषा लिखने में गलत हो जाता है। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अतः अवयव 1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। P1 पहले द्रव का आंशिक दाब है और x1 पहले द्रव का मोल अंश है।
तो P1 इक्वल टू P1 0 x1 हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह लगाया है, P1 0 लिखा है। यहाँ P1 0 शुद्ध घटक 1 का समान ताप पर वाष्प दाब है। P1 0 का मतलब 0 इसलिए लगाया है कि जब कोई नहीं है, ये अपना शुद्ध है, किसी के साथ नहीं है, तो P1 0 का मतलब शुद्ध घटक 1 का समान ताप पर वाष्प दाब है। ये अकेला अगर होता तो कितना वाष्प दाब होता, तो वो है P1। इसी प्रकार P2 के लिए लिखेंगे P2 0 x2। यहाँ पर P2 0 शुद्ध घटक 2 के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। शुद्ध मतलब किसी के साथ मिला हुआ नहीं, उस कंडीशन में। अब देखिए क्या है, अब कह रहा है डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार। अब देखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये है कि किसी बर्तन में अगर कई वो भर दिए जाएं, देखिए लिखा है डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार पात्र यानी बर्तन में विलयन अवस्था का कुल दाब P कुल विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। कुल मिला के डाल्टन ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, उन्होंने इतना बताया है कि अगर बर्तन है उसमें 5 द्रव भरे हुए हैं, तो पांचों द्रवों का जो कुल दाब होगा आंशिक दाब होगा, क्योंकि कुल दाब तो अलग अलग आंशिक बोलते हैं, तो आंशिक दाब कुल दाब के बराबर होगा। तो एक एक अंश का जो दाब होगा उसको आंशिक दाब कहते हैं। तो जितने अवयव हैं उनका आंशिक दाब कुल दाब के बराबर होता है, ये डाल्टन ने बताया। तो फिर से समझिए कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार पात्र में विलयन अवस्था का, विलयन अवस्था ध्यान दीजिए, विलयन अवस्था का कुल दाब P कुल जिसको कहेंगे यानी P टोटल विलयनों के अवयवों यानी कंपोनेंट के आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर के जोड़ यानी ऐड के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। इसलिए P टोटल कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो P1 और P2 के मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, P1 बराबर क्या था, x1 P1 0 था, P2 बराबर x2 P2 0, ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मोल अंश होता है, जो जितनी चीजें होंगी उनका कुल जो है, जो वो होता है मोल अंश, वो बराबर 1 होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी मोल अंश होंगे अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उनका जोड़ कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो अगर x2 P0 है और x1 P1 को लिखना है तो 1 में इसको घटा दीजिए। तो देखिए 1 में x2 को घटा दिया तो x1 आ जाएगा, P1 0 ऐसे लिख दिया। फिर से समझिए, जैसे हमारे पास x1 और x2 दो मोल अंश हैं, तो x1 प्लस x2 का जोड़ कितना होता है, 1 होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हमको x1 निकालना है तो x2 कितना हो जाएगा, 1 में x1 को घटा दें। अगर x1 निकालना है तो 1 में x2 को घटा दें, या x2 निकालना है तो 1 में x1 को घटा दें, जिसको भी चाहे कर सकते हैं। तो वही देखिए 1 को निकालना है तो 1 में x2 को घटा दिया है तो x1 आ गया। तो x1 की जगह 1 माइनस x2 रख दिया है, P1 0 हो जाएगा प्लस x2 P2 0 हो जाएगा। तो ये आ गया P1 0 प्लस ब्रैकेट में P2 0 माइनस P1 0 ब्रैकेट के बाहर x2 हो गया। इसको सिंपल करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो x2 इसमें x2 कॉमन आ जाएगा, P2 0 माइनस P1 0 हो जाएगा। करके देखेंगे आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1.16 जो ये आया से निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब ये जो समीकरण हमारे पास आया है 1.16, इससे क्या क्या परिणाम निकलेंगे। तो पहला क्या है, किसी विलयन के कुल दाब P टोटल को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। ये मोल अंश से संबंधित है। देखिए दूसरा बिंदु क्या है,
किसी विलयन का कुल दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। देखिए कुल दाब P टोटल x2 के साथ रेखीय, देखिए इसमें भी ऊपर एक है घात, इसमें भी ऊपर एक है घात। जब घात एक ही होती है तो रेखीय संबंध होता है। आप मैथ पढ़े हैं तो जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आगे हम लोग इस बात को की व्याख्या करेंगे। अगर ये घात में एक हो तो रेखीय संबंध होता है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, मतलब समानुपात में है ना, तो समान अनुपात में कोई चीज बदलेगी तो रेखा ही बनेगी। जैसे यहाँ से है, अब जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, समान अनुपात में बढ़ेगा तो ये जो है रेखा के रूप में प्राप्त होगी। आगे कह रहा है कि शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर कर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। तो कह रहा है शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब, शुद्ध अवयव में 0 वाला है, शुद्ध वाष्प दाब है अवयव 1 का यानी कंपोनेंट 1 का, यह शुद्ध वाष्प दाब है कंपोनेंट 2 का। तो कह रहा है कि शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब P कुल दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। तो इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने P कुल को समानुपाती x2 लिखा है, ऐसे हम यहाँ पर इसकी जगह 1 माइनस x1 अगर लिख देते तो ये x1 यहाँ आ जाता, उसी प्रकार से ये x2 की जगह यहाँ x1 आता और P2 0 अलग हो जाता। अगर हम x2 की जगह रख देते 1 माइनस x1 जैसे यहाँ पर रखा है, तो फिर ये x1 अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने के साथ कम ज़्यादा होता, जैसे इसके समानुपात है कि इसके बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा समानुपात में, वैसे x1 के साथ भी हो जाता। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आरेख बनाया गया है स्थिर ताप पर। अब स्थिर ताप पर जो है कोई न कोई चीज़ कांस्टेंट रखना होगा, तभी हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर ताप को स्थिर रख दिया गया है और कह रहा है आदर्श विलयन के वाष्प दाब एवं मोल अंश का आरेख असतत रेखा है। फर्स्ट एवं सेकंड घटकों के आंशिक दाब को व्यक्त करती हैं। फर्स्ट एवं सेकंड आंशिक दाब को व्यक्त करती हैं। आरेख से देखा जा सकता है कि P1 तथा P2 क्रमशः x1 अब x2 के समानुपाती हैं। चित्र में अंकित रेखा थर्ड कुल वाष्प दाब को दर्शाती है, थर्ड वाली कुल वाष्प दाब को दर्शाती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आदर्श विलयन शब्द यूज कर रहा है। आदर्श विलयन का मतलब ये है कि उसकी किसी प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन ना हो। जैसे अगर मॉलिक्यूल की संख्या है तो वो न बदले, उसका आयतन न बदले, दाब न बदले, ताप न बदले। इस तरह से जो है, अगर हम आदर्श विलयन की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसमें कई सारी कंडीशन रहेंगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आदर्श विलयन में स्थिर ताप पर यह आरेख खींचा गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है किसी विलयन के लिए P1 अथवा P2 का x1 और x2 के विरुद्ध आरेख चित्र 1.3 की तरह रेखीय आरेख होता है। तो जैसे 1.3 में ये रेखाएं बनाई गई हैं, रेखाएं x1 व x2 के विरुद्ध आरेख चित्र 1.3 की तरह
रेखीय आरेख होता है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर समझते हैं। कह रहा है जब x1 व x2 का मान 1 होता है तो ये रेखाएं फर्स्ट व सेकंड क्रमशः बिंदु P1 0 व P2 0 से होकर गुजरती हैं। तो जब x1 का मान 1 और x2 का मान 1 होता है, दोनों का, यहाँ पर देखिए x1 लिखा गया, यहाँ पर x2, दोनों का मान जब 1 होता है, यहाँ पर x1 अगर 1 हो जाए और यहाँ पर x2, यहाँ पर देखिए x1 को 1 माना गया है, x2 को यहाँ पर 1 माना गया है। जब यहाँ x2 1 है तो x1 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 प्लस x2 मोल अंश में पहले का मोल अंश प्लस दूसरे का मोल अंश बराबर 1 होता है। तो जाहिर सी बात है, एक अगर 1 होगा तो दूसरे को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर x2 1 है तो पहला वाला 0 हो गया, यहाँ x1 1 है तो दूसरा वाला 0 हो गया, क्योंकि जोड़ तो एक ही होगा। तो वही कह रहा है कि जब x1 x2 का मान 1 होता है तो ये रेखाएं फर्स्ट व सेकंड क्रमशः बिंदु P1 0 व P2 0 से होकर गुजरती हैं। तो P1 0 से होकर के गुजरती हैं जब x1 बराबर 1 है, और देखो P2, ये तो टोटल वाला है, ये P1 देखो यहाँ से गुजरती है जब x1 बराबर 0 है तो यहाँ से गुजरती है, क्योंकि x2 बराबर 1 है तो यहाँ से गुजरती है। और यहाँ पर देखिए जब x2 0 है मतलब x1 का कुछ मान है तो P2 वाली ऐसे गुजरती है। तो ये P1 है, P1 ऐसे जाती है जब x1 0 है। ध्यान दीजिए, जब x1 0 है, x2 1 है तो P1 इस तरह गुजरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इतनी दूर अगर चलने के बाद तो यहाँ पर x2 की कुछ वैल्यू है, x2 की, और यहाँ से, और यहाँ पर x2 बराबर 0 है, x1 का मान 1 है। तो यहाँ पर x1 का मान 1 है, यहाँ पर x2 का मान 1 है। तो कह रहा है फर्स्ट व सेकंड क्रमशः बिंदु P1 0 व P2 0 से होकर गुजरती हैं। P1 0 और P2 0 से होकर गुजरती है। P2 0 से x1 जब 1 होगा वो गुजरेगी, और P1 0 से x1 जब 0 होगा तो वो गुजरेगी, ये P1 0। तो यहाँ पर देखिए x1 0 पर P1 0 है, यहाँ पर देखिए x2 0 पर P2 0 है। ध्यान दीजिए, P2 0 का मतलब बिना अकेला है तब ये दाब कितना है, और यहाँ पर x2 जब अकेला है, x1 0 है तो यहाँ पर P1 0 है। ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है, इसी प्रकार से P कुल का x2 के विरुद्ध आरेख लाइन थर्ड भी रेखीय होती है। तो P टोटल देखे यहाँ पर जब P कुल में P1 प्लस P2 है तो कह रहा है P कुल का न्यूनतम मान P1 0 तथा अधिकतम मान P2 0 है। पहले इसको देखते हैं कि इसी प्रकार से P कुल का x2 के विरुद्ध आरेख लाइन थर्ड भी रेखीय होता है। चित्र 1.3, ये भी सरल रेखा है। चित्र 1.3, P कुल का न्यूनतम मान P1 0 तथा अधिकतम मान P2 0 है। तो P टोटल का न्यूनतम मान P1 0 है। देखिए न्यूनतम यहाँ तक है, ये कम से कम P1 है और अधिक से अधिक P2 है। तो P टोटल का जो है, P कुल का न्यूनतम मान P1 0 है और अधिकतम मान P2 0 है। देखिए अधिक है, ये कम है, इस रेखा में ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है। यहाँ घटक 1 घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है। ध्यान दीजिए, घटक 1 घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है। क्यों? क्योंकि P2 0 ज़्यादा है P1 0 से। P1 0 वाली लाइन कम है क्योंकि वाष्प दाब देखिए इस लाइन में दिखाया गया है, मोल अंश इस लाइन में दिखाया गया है। तो वाष्प दाब जो नीचे होगा इस लाइन में उसका कम होगा, जो ऊपर होगा इस लाइन में उसका ज़्यादा होगा। तो P2 ऊपर है तो P2 का वाष्प दाब P1 से ज़्यादा होगा, इसलिए P2 इज ग्रेटर देन P1 लिखा गया। तो इस सब को देखना है। तो ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर आदर्श विलयन के वाष्प दाब एवं मोल अंश
कारेख असतत रेखाएं फर्स्ट एवं सेकंड घटकों के आंशिक दाब को व्यक्त करती हैं। असतत मतलब ये टूटी हुई देखिए रेखाएं बनाई गई हैं, ये सतत है और ये टूटी हुई रेखा है। टूटी हुई क्यों बनाई गई हैं? इसलिए कि ये टोटल दाब नहीं है और ना ही ये टोटल दाब है, इनको दोनों को मिला करके टोटल दाब बना है। तो इसलिए ये लाइन देखिए कंटिन्यूअस है, सतत है, और इसको तोड़ तोड़ के बनाया गया है कि क्योंकि ये पता चले कि ये पूरा दाब नहीं है ना ये पूरा दाब है, इनको जोड़ने पे पूरा दाब बना है। तो इसीलिए कह रहा है कि असतत रेखाएं फर्स्ट एवं सेकंड घटकों के आंशिक दाब को व्यक्त करती हैं। आरेख से देखा जा सकता है कि P1 तथा P2 क्रमशः x1 और x2 के समानुपाती हैं। कहने का मतलब ये है कि x1 सरल रेखा है और x2 जब 1 है तो भी सरल रेखा है, तो x1 और x2 के समानुपाती हैं P1 और P2। यहाँ पर देखिए सरल रेखा गई है P1 की, यहाँ पर P2 की भी सरल रेखा, तो ये दोनों समानुपाती हैं x1 और x2 के। चित्र में अंकित रेखा थर्ड कुल दाब को दर्शाती है, थर्ड वाली टोटल प्रेशर को दिखाती है, टोटल वेपर प्रेशर को, प्रेशर नहीं, दाब नहीं, वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर को दर्शाती है। अब यहाँ पर देखिए विलयन के साथ साम्य में वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है। तो अगर साम्य अवस्था स्थापित हो जाए, यानी कहने का मतलब वाष्प और द्रव आपस में अदल बदल जाए और जितना वाष्प द्रव में बदले उतना द्रव वाष्प में बदल जाए, ये एक साम्य में परिवर्तित हो जाए, इक्विलिब्रियम में यानी संतुलन में परिवर्तित हो जाए, तो कह रहा है कि इस अवस्था में अवयवों के आंशिक दाब को निर्धारित किया जा सकता है। यदि y1 एवं y2 क्रमशः अवयव 1 व 2 के वाष्पीय अवस्था में मोल अंश है, यानी वाष्पीय अवस्था में देखिए कह रहा है, यानी जब वेपर हो वाष्पीय अवस्था में मोल अंश है, तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करने पर तो P1 = y1 P टोटल हो जाएगा, P2 = y2 P टोटल, PI = yi P टोटल। 1 2 की जगह आई कर दिया कि मतलब कुछ भी हो सकता है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन जो दिया गया है इसको करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफार्म CaCl3 इसका फार्मूला होता है, एवं डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इसका फार्मूला होता है कि वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। वाष्प दाब दे दिया है। अब कह रहा है कि 25.5 ग्राम CaCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। देखिए एक ताप समान रखना है तभी हम गणना कर पाएंगे, एक चीज कांस्टेंट होगी तब। वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। अब देखिए कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, जैसे हमें आपकी योग्यता नापना है तो 100 नंबर का एक पेपर देंगे, सबके 100 नंबर के पेपर होंगे, उसमें जो ज्यादा नंबर लाएगा उसका ज्यादा माना जाएगा, बुद्धिमान है। तो इसी प्रकार 100 को कांस्टेंट कर दिए ना, तो इसी प्रकार एक चीज को कांस्टेंट करेंगे तभी हम द्रव के गुण लक्षण के बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तापमान को कांस्टेंट किया है कि 298 केल्विन पर हमें ये बातें बताइए जो पूछी जा रही हैं। तो जो भी दिया है उसको हम निकालेंगे। तो कह रहा है वाष्प दाब की गणना करना है, तो जाहिर सी बात है कि वाष्प दाब की बात हो रही है तो पहले हमको मोल अंश निकालना चाहिए। तो मोल अंश निकालने के लिए चूंकि n बराबर होता है W/m यानी भार बटे अणु भार या परमाणु भार, जो भी होगा, यौगिक होगा तो अणु भार, अगर तत्व होगा तो परमाणु भार, तो जो भी होगा तो उसके लिए पहले हमें मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो CH2 मोल अणु भार कहें
यौगिक के लिए अणु भार कहें या मोलर द्रव्यमान कहें, एक ही बात। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात। तो CH2 Cl2 का C का 12 होता है 1 है, प्लस Cl2 का 1 गुणे 2 है 2 है, और अच्छा H2 का 1 है। H2 का परमाणु भार 1 अणु भार 1 होता है, और 2 है तो 2 हो गया। परमाणु भार 1 होता है 1H1, तो 2 है तो 2 का गुणा कर दिया, प्लस क्लोरीन के 2 हैं तो 2 का गुणा कर दिया, 1 का 35.5 होता है, तो आ गया 85 ग्राम प्रति मोल। इसी प्रकार CH3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया तो आ गया 119.5 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए मोल अंश कितने नंबर ऑफ मोल होंगे वो निकाल लें, तो W/m कर देंगे। तो 40 ग्राम है ये भार बटे द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। N = W/m लिखते हैं। तो द्रव्यमान 40 बटे मोलर द्रव्यमान 85। इसी प्रकार CH3 के लिए द्रव्यमान 25.5 बटे मोलर द्रव्यमान, तो इसमें आ गया 0.47, इसका आ गया 0.213 मोल। तो टोटल अब निकाल लें, तो टोटल इनको जोड़ लें, तो जोड़ लिया तो आ गया 0.683 मोल। अब देखिए हमसे कह रहा है कि वाष्प दाब की गणना करना है CH3 और CH2 Cl2 की। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो है मोल अंश निकाल लेते हैं। तो पहले CH2 Cl2 का मोल अंश निकालेंगे, तो CH2 Cl2 के मोल बटे टोटल मोल। तो CH2 Cl2 के कितने मोल हैं, इतना बटे टोटल ये है, तो ये आ गया 0.688। अब 2 ही हैं तो हमको अब इसका नहीं निकालना है CH3 का, 1 में घटा दीजिए जैसे हम करते हैं। तो 1 में घटा दिए तो ये CH3 का आ गया मोल अंश 0.312 आ गया। अब समीकरण 1.16 से P टोटल क्या हो जाएगा, P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू X2, यही तो था हमने निकाला था। तो ये आ गया समीकरण 1.16 का ये फार्मूला है, ऊपर हमने पढ़ा है। तो इस फार्मूले में सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे। तो P10 हमको दिया है 200, क्वेश्चन में दिया है, देखिए पढ़िए। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 और 415 है, तो वही है। तो P10 200 है, प्लस P20 415 है, माइनस P10 करना है तो 200 घटा दिए, गुणे X2 के मोल अंश कितने हैं, X2 में CH3 है 0.683, तो 0.683 आया है X2 का, तो वो रख दिया गया। तो ये आ गया P टोटल इक्वल टू 200 प्लस सॉल्व करने पे इतना आ गया, तो आ गया 347.9 mmHg। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे सब के मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश कैसे निकालेंगे देख लीजिए इसको। तो P CH2 का, तो P CH2 का तो इतना है, और इसी में इसके वाष्प दाब का गुणा करना है X, और इसका जो P10 है उसका गुणा कर दिया गया तो इतना आ गया, फार्मूला ही था पीछे। और P CH3 का जितना मोल अंश वो है ये वाष्प दाब हमने निकाला है, आंशिक दाब जिसको कहते हैं।
तो आंशिक दाब तो मोल अंश गुणे P10 होगा। यहाँ पर देखिए ये राउल्ट के नियम से P1 = P10 x1, P2 = P20 x2। तो यहाँ पर PCH2 Cl2 यानी आंशिक दाब क्या होगा P1 गुणे P10 x1। तो P10 x1 तो x1 कितना है, ये CH2 Cl2 का जो भी हो वही रख देना है। तो CH2 Cl2 के लिए निकालना है तो इसका मोल अंश गुणे इसका वाष्प दाब तो 415 है। PCH Cl3 का निकालना है तो इसका मोल अंश ये निकाला है, ये वाला CH Cl3 के मोल इतना है, ये आया है 0.312 XCH Cl3। ये मोल है या मोल अंश है, मोल अंश रखना है तो 0.312 आया है। तो इसको रखा है गुणे वाष्प दाब रख दिया 200 है तो आ गया 62.4 mmHg। अब इसी प्रकार से इनके जो है अभी हमने आंशिक दाब निकाले, अब मोल अंश की गणना करना है। अब यहाँ पर देखिए जो ये हमने XCH2 Cl2 निकाला, XCH Cl3 निकाला, ये भी मोल अंश है। और ये जो हम निकाल रहे हैं YCH2 Cl2 और YCH Cl3 ये भी मोल अंश है। अंतर क्या है, ये किसी भी समय के मोल अंश हैं और ये साम्य अवस्था के मोल अंश हैं। जब भाप और द्रव साम्य अवस्था में है तब के मोल अंश हैं और ये जो है किसी भी समय के मोल अंश है। किसी भी समय का मतलब साम्य अवस्था के अलावा। तो अब जब साम्य अवस्था में भाप और द्रव रहेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर आ जाएगा, आंशिक दाब या वाष्प दाब, तो उसकी बात करेंगे। तो YCH2 Cl2 का निकालें कि जब साम्य अवस्था है द्रव और वाष्प में उस समय CH2 Cl2 का मोल अंश कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए CH2 Cl2 का प्रेशर बटे टोटल प्रेशर और YCH Cl3 के लिए CH Cl3 का प्रेशर बटे टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए आ गया 0.82, यहाँ पे आ गया 0.18। अब देखिए यहाँ पर नोट लिखा है कि चूंकि CH Cl3 की तुलना में CH2 Cl2 ज़्यादा वाष्पशील घटक है, P0 इसका CH2 Cl2 का 415 है mmHg है, जबकि P0 CH Cl3 का 200 mmHg है, जिससे पता चल रहा है कि CH Cl3 की तुलना में CH2 Cl2 ज़्यादा वाष्पशील है, क्योंकि CH2 Cl2 का P0 415 है। P0 CH2 Cl2 का मतलब शुद्ध रूप में इसका जो वाष्प दाब है, जब ये कुछ नहीं था अकेला था तब प्रैक्टिकल करके जो निकाला गया। और वाष्पीय प्रावस्था में अधिक CH Cl2 है और वाष्पीय प्रावस्था में कह रहा है चूंकि CH Cl3 की तुलना में CH2 Cl2 ज़्यादा वाष्पशील घटक है, क्योंकि इसका P0 ज़्यादा है P0 CH Cl3 की तुलना में, और कह रहा है वाष्पीय प्रावस्था में अधिक CH2 Cl2 है, 0.82 CH2 Cl2 है तथा YCH Cl3 0.18 है। तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा है इससे। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साम्य अवस्था में वाष्प प्रावस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक वाष्पशील होता है। तो साम्य अवस्था में वाष्प प्रावस्था उस चीज़ की ज़्यादा होती है जो अधिक वाष्पशील होता है। ये कहने का मतलब कि जो ज़्यादा वाष्पशील होगा उसी के मोल अंश ज़्यादा होंगे। तो जब वाष्प की बात आए तो जैसे हम मोल अंश निकालते थे तो क्या करते थे, जिसका निकालना होता था उसके मोल बटे टोटल मोल। तो यहाँ पर साम्य अवस्था में जब मोल अंश निकालेंगे तो
उसका दाब जिसका निकालना है बटे टोटल दाब, वाष्प दाब, उसका वाष्प दाब जिसका निकालना है बटे टोटल वाष्प दाब। इस तरह से यहाँ निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ को ध्यान देना है कि P0CH2Cl2 का 415 है, उसमें उसके मोल अंश का गुणा करके आंशिक दाब निकाला गया। इसी प्रकार CH3 का आंशिक दाब निकाला गया। तो जिसका आंशिक दाब जितना होगा बटे टोटल दाब और जिसका आंशिक दाब होगा बटे टोटल दाब करके हम लोग साम्य अवस्था में मोल अंश निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए Y1 और Y2 वाष्पीय अवस्था में मोल अंश है। तो वैसे तो हमने मोल अंश यहाँ निकाल लिया है, ये देखिए, लेकिन वाष्पीय अवस्था में जब मोल अंश की बात आती है तब हमने ये चीज निकाली है, वाष्पीय अवस्था में मोल अंश। अब आगे आ जाता है हमारा राउल्ट के नियम के हेनरी की एक विशेष स्थिति। तो राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति, इसके बारे में अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।